चलिए जी, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, ट्यूबरक्यूलोसिस। देखो, ट्यूबरक्यूलोसिस पहले बता दूं, ये सोशली स्टिग्मेटाइज्ड है, क्योंकि बोला जाता है जो टीबी का पेशेंट होगा उसके आसपास नहीं जाना है। जो तो बोल दिया कि सोसाइटी से उनको एलिमिनेट कर दिया, वो अलग बात है। पर जब ट्यूबरक्यूलोसिस फैलता है तो ना सिर्फ उस पेशेंट को कहीं ना कहीं डैमेज करता है, उसकी फैमिली पहले डैमेज होती है और आसपास के एरियाज में भी इसका फैलने का पोटेंशियल ठीक ठाक रहता है। अब वैसे तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पे ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, और ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको बोल देते हैं ट्यूबरक्यूलिन। ये बैक्टीरिया होगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अभी देखोगे आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बियॉन्ड भी ये फैल सकता है। तो ये क्या करता है कि जैसे ही खांसे का पेशेंट, तो अगर उसके सामने कोई हेल्दी पर्सन भी था तो उसके अंदर ये जाने का पोटेंशियल रखता है। तो मतलब ये एयर बॉर्न भी जा सकता है एक पेशेंट से दूसरे की तरफ। तभी इसको क्या बना दिया, सोशली स्टिग्मेटाइज। इंडिया के अंदर आपने देखी ये प्रॉब्लम, कोई बीमारी हो, लेप्रोसी सुनी होगी आपने, तो लेप्रोसी को भी सोशली स्टिग्मेटाइज रखा जाता है कि इस कम्युनिटी को दूर रखो। फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, पर यहाँ पे अवेयरनेस का ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। अब देखो हुआ क्या, रिसेंट अपडेट क्या है। तो यहाँ पे आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक वैक्सीन की टेस्टिंग चला रखी है, जो फेजेस में चलती है। जैसे फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, देन फेज 3 आता है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल को नाम दिया है प्रीवेंट टीबी, यानी कि प्रिवेंशन फ्रॉम टीबी, यही इंडिकेट कर रहा है। तो प्रीवेंट टीबी, और इसके अंदर 2 वैक्सीन हैं, एक है वीपीएम 1002 और दूसरी है इम्यून वैक वैक्सीन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैक्सीन का सीधा सा जो सवाल बनता है, नाम दे देगा वीपीएम 1002 एंड इम्यून वैक, ये किस बीमारी से रिलेटेड है? तो आंसर आएगा ट्यूबरक्यूलोसिस। अब इसका चल रहा है फेज 3 का ट्रायल, और फेज 3 के ट्रायल में जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, तो बोला कि सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन देखने को मिली है अगेंस्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, ईपीटीबी। अब यहीं से हमें दिख रहा है कि एक जो ट्यूबरक्यूलोसिस की फॉर्म होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी टाइप। तो यहाँ पे एक तो आएगी पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, और दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। पल्मोनरी कभी भी ये शब्द आ जाए, सीधा आपने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ जाना है। लंग्स आ गया, देन लंग्स के बाद ये देख लो, ये आपकी कौन सी पाइप रहती है, विंड पाइप, और विंड पाइप को ही आप क्या बोलते हो, ट्रेकिया। जैसे किसी ने विंड पाइप को स्लैश लगा के एक बार ओइजोफेगस लिख दिया था। ओइजोफेगस फूड पाइप है, विंड पाइप हवा वाली है। जैसे सांस लेते हो तो ठंडक सी जो फील होती है वो विंड पाइप के थ्रू जा रही होती है। ये विंड पाइप आ गई, जिसे ट्रेकिया भी बोलते हैं। फिर ये पाइप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। एंड ब्रोंकाई के बाद ये वाली जो पाइप्स बनती हैं, छोटी छोटी और ब्रांचेस बना देती हैं, और इसको क्या बोल दिया जाता है, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के आगे छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बोरी की तरह, और इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई है, दैट इज द एक्चुअल प्लेस जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चलता है। मतलब वो जो कफ बनता है वो यहाँ पे भी बैठ गए होते हैं कई बार। अब सोचो उस जगह पे जहां से हवा का आना जाना होना था, वहां पे स्पूटम आ चुका है, म्यूकस आ चुका है, क्या वो हो पाएगा प्रॉपर्ली? नहीं। तो एक जो सिम्टम निकल के आता है ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर, खांसना तो है ही पर्सन है कि ये बाहर निकल जाता, पर दूसरा उसको सांस लेने में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है जब यहाँ तक वो पहुंचता है। पर कई बार यहाँ तक भी नहीं पहुंचता, पर ऊपर तक भी अगर स्टक कर जाता है तब भी ये प्रॉब्लमेटिक रहता ही है। और जब कॉन्टिन्यूअसली ऐसे फ्रिक्शन होगी, जोर लगाया जाएगा खांसने में, तो एक टाइम पे आप देखते हो कि क्या डिस्चार्ज आता है साथ में कफ के साथ, दैट इज ब्लड। तो कितना ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देखो, निमोनिया में जो बैक्टीरिया आता है वो निमोनिया करके आता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो एक तो उनका पॉजिटिव एजेंट ही अलग हुआ, और दूसरा वो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है वो हमारे स्पेशली लंग्स को ही इन्फेक्ट करता है, यहाँ पे म्यूकस भर देता है। तो दोनों का मैकेनिज्म ही डिफरेंट है। जबकि यहाँ पे आप ट्यूबरक्यूलोसिस में देख रहे हो, मैंने बोला कई बार ये एल्वियोलाई के ऊपर भी अगर रहता है तब भी ये इन्फेक्शियस हो सकता है। तो एक तो पॉजिटिव एजेंट का ही बहुत बड़ा फर्क आ गया, और दूसरा दोनों के सिम्टम और जो कॉज रहेगा बॉडी के अंदर वो डिफरेंट रहता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो निमोनिया को कॉज कर रहा है, वहां पे ये ऐसे लिक्विड सा फिल कर देता है अपने रहने के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, और इस म्यूकस के अंदर रहना फिर प्रेफर करता है, कॉलोनी बनाता है। दही होती है ना जैसी, बस वैसी सिचुएशन यहाँ पे बनी होती है। दही का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि एक टर्म आती है बायोलॉजी में, इसको बोलते हैं इनऑक्यूलेशन। इनऑक्यूलेशन बिल्कुल वैसे ही होता है कि दही थोड़ी सी रख ली, फिर अगले दिन काम आएगी और दही जमाने के लिए। तो सेम ये करते हैं, थोड़ा बहुत म्यूकस तो पहले से होता है लंग्स में, वहां पे अपनी कॉलोनी बनाएंगे और उस कॉलोनी में फिर डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते करते उसका नंबर भी इंक्रीज करवाएंगे। तो इसी तरह से ये फैलते हैं। अब दोबारा से वापस आ जाओ ट्यूबरक्यूलोसिस की तरफ। तो एक तो हो गया पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, जहां पे इन्फेक्टेड साइट क्या रहेगी, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी में ये भी आ गया विंड पाइप, ये भी आ गया ब्रोंकाई, ये भी आ गए लंग्स। एंड उसके बाद आता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। जब लंग्स में उतनी ज्यादा इन्फेस्टेशन नहीं है, पर बाकी के जो बॉडी पार्ट्स है, लीवर हो गया, देन आसपास का जो भी एरिया है, जो भी ऑर्गन्स लाई करते हैं वो हो गए, तो उनके अंदर जब ये कॉज करता है, लिम्फ नोड्स आ गई। लिम्फ नोड्स मतलब क्या चलता है, लिम्फ नोड्स का मेन काम क्या होता है,
छोटी छोटी गांठें बनी होती हैं पूरी बॉडी के, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जो लिम्फ नोड्स हैं। तभी देखा होगा कभी किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ना, उनकी एक आधी लिम्फ नोड होती है बॉडी पे, वो स्वेल कर जाती है बॉडी के बाहर, क्योंकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि दोबारा से इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। तो वो जो स्वेलिंग आती है वो इन्हीं की आई होती है, लिम्फ नोड्स की, और ये डेंजरस भी होता है। तो एक तो लिम्फ नोड्स आगे, देन लीवर आगे, मतलब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था इसके बियॉन्ड जब ये फैलना शुरू कर चुका होता है, और वहीं पे सबसे ज्यादा आपको सिम्टम दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब देखना इसमें सिम्टम्स और भी बहुत ज्यादा वाइड है। अब देखो इसमें होता क्या है, एक वर्ड सुना होगा आपने, कमोर्बिडिटी। अब जब ये शब्द आता है ना कमोर्बिडिटी, याद रखना ये क्या इंडिकेट, एक जैसे मॉर्बिडिटी बहुत छोटा बोलूं अगर इसका शब्द, एक मॉर्टेलिटी आपने पढ़ रखा है। मॉर्टेलिटी तो सीधा ही क्या हो गया, डेथ, फर्टिलिटी रेट, मतलब खत्म है वहां पे इंसान। पर जब मॉर्बिडिटी या कमॉर्बिडिटी की बात आती है तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल इन्फेक्शन साथ में लग जाते हैं। तो जब बोला ना एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, तो इसमें मल्टीपल डिजीज से आपको पर्सन वो सफर करता हुआ दिखाई दिया जाएगा। पर जो पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है ना, वो किसके ऊपर चलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, जो जड़ थी जिसने एक्चुअल में कॉज करा था, तो फोकस उसी के ऊपर किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, अभी तो इसके फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं, एक टाइम पे दोबारा से आर्टिकल आएगा जहां पे आप सुनोगे कि अब ये फुली यूसेज में आ चुका है। तो अभी तो फेज 3 ट्रायल तक था, वहीं पे रुक जाओ। अब सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस क्रोनिक होता है, हाईली इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है जो ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है, और इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। थोड़ा सा पेपर उठाना मेंस के, वहां पे आप देखोगे हेल्थ डिजीज से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल पक्का बना हुआ है। और 25 वाला जो ईयर था उसमें हमने सोचा था ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाएगा, पर हम अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर पाए। हो सकता है आपको मेंस के अंदर ये सवाल भी दिखे कि ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट डाल रही है, जो कि लास्ट में पढ़ोगे भी आप यहाँ पे। देन ये स्प्रेड कैसे करता है, तो वाया एयर, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट वगैरह के थ्रू, एक इन्फेक्टेड पर्सन होगा दूसरा हेल्दी, उसके थ्रू ये स्प्रेड कर जाता है। और सबसे डेंजरस चीज जो ट्यूबरक्लोसिस में दिखती है, ये इनएक्टिव रहता है, मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट था, ये इनएक्टिव रहेगा। तभी तो बोलते हैं कि 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो जाए तो उसके बाद डॉक्टर को आपने चेक करवा लेना है। क्यों बोला जाता है वो, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है काफी टाइम तक तो ये इनएक्टिव रहते हैं, मतलब बॉडी में तो बैठा हुआ है पर कोई सिम्टम नहीं लेके आ रहा। कई बार लग जाता है ना, ऐसे ठंडा पानी पी लिया था, गर्म सरद हो गया था, तो शायद उस वजह से खांसी हुई थी। पर जब लंबा टाइम एक्सीड कर जाता है तो वहां पे आपका ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है स्पूटम का, कि कहीं ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस तो नहीं है। बहुत बार वो नेगेटिव भी आता है, तो कई बार डॉक्टर्स भी इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो आता तो है नहीं, ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि नेगेटिव आएगा। पर इस टाइम पे जो इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, उसमें हम कहीं ना कहीं आगे भी आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, इसकी डायग्नोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी वो देख लो, ये हेल्दी लंग्स थे, उसके बाद आपको पंक्चर सा दिख रहा है, ये पंक्चर इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कॉलोनी बन गई है कुछ बैक्टीरियाज की, और उसके बाद जब आइडेंटिफाई करा गया तो क्या निकल के आया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब एक आता है पल्मोनरी और दूसरा आता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो VPM 1002 और इम्यूनोवैक है, ये दोनों ही किसके लिए बनाई है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। किसी दिन देख लेंगे ये वैक्सीन बनाने का मैकेनिज्म क्या रहा, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट है, पर आज पहले इस डिजीज के ऊपर ही फोकस कर लेते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ये लंग्स को अफेक्ट करता है, मोस्ट कॉमन और इन्फेक्शियस फॉर्म है, ज्यादातर पेशेंट इसी से सफर कर रहे होते हैं, और मेजर सोर्स क्या रहता है, तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। अब देखो आप पूछेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आया कैसे, तो इसकी स्टोरी चली जाएगी सेंचुरीज पुरानी, बहुत पहले ये आ चुकी है। सैनिटेशन रिलेटेड जब प्रॉब्लम इमर्ज करती थी तभी ऐसे बैक्टीरिया भी फॉर्म हुए थे, पर जब डॉक्टर्स ने इनको आइडेंटिफाई करने की ट्राई करी तो इतना तो पता लग गया कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जा रहा है, तो एयरबॉर्न तो है, तो वहीं से आपकी ये स्टोरी शुरू होती है कि एयरबॉर्न रहता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अगर देखो तो लंग्स के बाहर उन ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। वो लिम्फ नोड्स हो सकती हैं, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट आ गया, देन ब्रेन, किडनी एटसेट्रा, लीवर्स, ये सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं इनको भी इन्फेक्ट करना जब शुरू कर दे तो उसी कैटेगरी को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और सबसे टफ होता है इसको डायग्नोस करना, क्योंकि लंग्स दिखेंगे ऐसे कि साफ सुथरे हैं, पर फिर कैसे हो रही है प्रॉब्लम। तो सैंपल जो अटेनमेंट होती है, सैंपल को जब यहाँ पे कलेक्ट करा जाता है, वो प्रोसेस भी टफ रहता है, इसको डायग्नोस करना टफ है। और ये क्या कॉज करता है फिर, मॉर्बिडिटी। अब देखो यहाँ पे लिखा है मॉर्बिडिटी, क्योंकि इतने सारे ऑर्गन जब अफेक्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल टाइप ऑफ डिजीज आएंगी, पता ही नहीं लगेगा कि कौन से ऑर्गन में कब ये इन्फेक्शन फैलना शुरू किया। मॉर्बिडिटी, और फाइनली यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मॉर्टेलिटी। तो मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट को इंडिकेट कर रहा है, तो डेथ भी यहाँ पे पेशेंट्स की देखने को मिल सकती है। करंट ग्लोबल एंड नेशनल स्टेटस अगर देखें अब कि किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, हम कहाँ पे लाए कर रहे हैं, तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग आ गई वो नीचे वाली एक लाइन है, क्या नाम था, ब्रेंट लाइन, एक था ब्रेंट लाइन। ये जो ब्रेंट लाइन है इसके ऊपर वाली सारी आ जाती हैं डेवलप्ड,
और इसके ऐसे जाती है ये लाइन, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है ये भी डेवलप है, और उसके बाद नीचे वाली जो आती है दैट इज डेवलपिंग। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज का डेटा देखोगे तो 1 लाख पॉपुलेशन पर 200 टू 300 केसेस के इंसिडेंट्स हमें नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। और ऊपर से ट्यूबरक्यूलोसिस का जो एक किट भी आता है, इसका किसी को याद हो, BPAL, पहले BPAL तक था, फिर इसमें एक और मेडिकेशन ऐड कर दी थी तो ये बन गया M। ये मेडिसिन के नाम है, अभी मत करना इनको याद, बट एटलीस्ट वो किट का नाम क्या है तो यही है, BPALM रेजिमेन। ठीक है, अब ये जो किट है, पहले वाली जो किट यूज करी जाती थी ना दवाइयों की, आपने सुना होगा ट्यूबरक्यूलोसिस किसी को होता है तो उसको डॉक्टर्स बोलते हैं यहीं पे रखे रखो इस पेशेंट को, ताकि हम प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सके, क्योंकि थेरेपीज होती हैं और थेरेपीज वो नर्स नोट डाउन करती रहती हैं, कितना बुखार आया, कितनी बार खांसी आई, स्पूटम कितना था, वो चेक करती रहती हैं। तो ये जो BPLM रेजिमेन है, पहले वाली जो दवाइयों का किट था उसमें 12 महीने से 16 महीने तक का टाइम पीरियड चला जाता था। अब कॉस्ट को कट डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ने भी बड़े सारे एफर्ट चला दिए कि चलो बहुत सारी फैमिलीज जो है वो लो इनकम ग्रुप से भी बिलोंग करती हैं, वो एफर्ट भी चलाए, पर उससे फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन आता है। अब उसी को क्या किया गया, बोला कि एक तो मेडिकेशन ही बहुत लंबा टाइम खींच ले रही है, 12 से 16 महीने लग जा रहे हैं थेरेपी के दौरान, तो एक तो ये वाली मेडिकेशन छोटी करनी है। फिर लेके आए BPLM रेजिमेन। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने से 8 महीने तक का मैक्सिमम ले सकते हो, पर 6 महीने का टारगेट करके रखा हुआ था। और दूसरा, जब मेडिसिन इतनी सारी कोई इंसान खाता है तो उसकी बॉडी पे भी बड़े सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स आते हैं। सबसे पहले हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, कोई सर्जरी भी हुई हो किसी की तो देखना उसमें क्या होता है कि पेन किलर्स दिए जाते हैं, पर पेन किलर डॉक्टर बोलते हैं कि एक लिमिट पे कंट्रोल कर लेना थोड़ा सा, मतलब आपके अंदर टेंडेंसी होती है, पर इसके साइड इफेक्ट्स बड़े सारे हो सकते हैं। सेम ट्यूबरक्यूलोसिस के केस में आते हैं, साइड इफेक्ट्स होने की वजह से वो ट्यूबरक्यूलोसिस से तो सफर कर ही रहा था, प्लस एक और प्रॉब्लम आ गई जो उसके बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट निकल के आ रहे हैं, उससे वैसे उसका मोराल डाउन चला जाता है, तो ये प्रॉब्लम भी रहती है। और ऊपर से फैमिली के ऊपर बर्डन तो आता ही है, और फैमिली को भी थोड़े टाइम के लिए स्क्रूटनाइज किया जाता है कि कहीं इनकी बॉडी के अंदर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस गया तो नहीं था। तो ये लंबा प्रोसेस चलता है। आपने यहाँ से एक तो BPLM रेजिमेन भी याद रखना है, एंड दूसरा, कोई भी अभी तक ट्यूबरक्यूलोसिस वैक्सीन ऐसी नहीं है जो यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल का मतलब है डिस्पाइट इसके आपका एज ग्रुप क्या आता है, जेंडर क्या है, कुछ मैटर नहीं करता, वहां पे एक ही वैक्सीन चलेगी और सबके लिए यूज हो सकती है। जैसे एक पॉपुलर आपने सुनी होगी BCG, बैसिलस कैलेमिटे ग्यूरेन। तो ये बैसिलस, ये कहीं ना कहीं शेप बता रहा है, ट्यूब लाइक शेप ऑफ जो भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, एंड कैलेमिटे ग्यूरेन जिन्होंने बनाया था, तो ये भी बनाई गई थी कि ट्यूबरक्यूलोसिस के साथ डील कर सकते हैं, पर ये यूनिवर्सल नहीं है। एक तो BCG का आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, एंड TB वन ऑफ द वर्ल्ड का डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज इस टाइम पे बन चुका है, तो मतलब ठीक ठाक इन्फेक्शन ये कॉज कर रहा है। और सबसे ज्यादा बर्डन वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो हाई बर्डन सबसे ज्यादा जो आपको दिखेगा वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर मिलेगा। अब आते हैं की चैलेंजेस। सबसे पहले आता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, क्योंकि जो पल्मोनरी वाला इन्फेक्शन था वो तो दिख गया, डायग्नोस इजीली हो गया कि खांसी आई, स्पूटम का सैंपल लिया, उठाया और चले गए। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस में दिक्कत ही क्या आई कि यहाँ पे लंग्स इन्फेक्टेड नहीं थे, लंग्स के बियॉन्ड इन्फेक्शन फैला हुआ था, जिसकी वजह से पता ही नहीं लगा कि क्या रीजन बन रहा है इस पर्टिकुलर बीमारी का। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर सबसे पहले जो स्पूटम बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो तो काम ही नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे लंग्स के थ्रू ही आना था वो स्पूटम, तो उसका तो पता नहीं चल पाया। नंबर 2, जो डायग्नोस्टिक गैप्स है। अब पहले ही हम देखते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस, जो नॉर्मली आपने पल्मोनरी वाली फॉर्म भी देखी कि उसकी भी इतनी डायग्नोस्टिक किट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, जो कि शो कर रहा है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ही पहला गैप आ जा रहा है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, तो एक तो ये रहता है। और उसके बाद थेरेपीज आती हैं जैसे कि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे जब आपने टेस्ट कंडक्ट करा तो उसमें बैक्टीरिया का DNA आइडेंटिफाई करा। अब आप DNA तक जा चुके हो तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट ठीक ठाक आएगी टेस्ट की, तो वो सारे अफोर्ड भी नहीं कर पाते जहां पे ये इन्फेक्शन सबसे ज्यादा प्रेवलेंट दिखता है। एंड मैल न्यूट्रिशन, आजकल पोषण से रिलेटेड भी निक्षय पोषण योजना भी लाई गई थी गवर्नमेंट के थ्रू कि जो पेशेंट ट्यूबरक्यूलोसिस के थ्रू सफर करते हैं उनकी डाइटरी हैबिट में कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड करनी है अपने को। तो निक्षय पोषण, पोषण क्या इंडिकेट कर रहा है, न्यूट्रिशन को, क्योंकि न्यूट्रिशन की भी अगर कमी रहती है तो वो पर्सन पॉसिबिलिटी रहती है उस एरिया में कि जो ट्यूबरक्यूलोसिस है वो इजीली फैल सकता है। तो ये इम्यूनिटी वीकन होगी अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा, और उसकी वजह से वैक्सीन अगर उसे लगाई भी होगी तो उसकी इफेक्टिवनेस आपको घटती हुई दिखाई देगी। अगला आता है वैक्सीन चैलेंज। आज के टाइम पे वैक्सीन जब बनाई जा रही है ना तो एक फोकस रखा जाता है कि एक ही वैक्सीन बनाए, मल्टीपल एरियाज को वो कवर कर ले, पर बैक्टीरिया वायरसेस ये भी स्मार्ट हो रखे हैं, ये बोलते हैं कि तुम बनाओ वैक्सीन, हम म्यूटेट कर लेंगे, मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल ही चेंज कर लेंगे। तो वो बोलेंगे ह्यूमन तुमने एक वैक्सीन बनाई थी पर हम चेंज हो चुके हैं, अब दोबारा से वैक्सीन बनाओ। R&D दोबारा से शुरू होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दोबारा से कॉस्ट उसके ऊपर आएगी, दोबारा से जब नई वैक्सीन आएगी तो
पब्लिक फिर से पैनिक मचाएगी कि पिछली वैक्सीन लगाई तो थी, अब दोबारा से वैक्सीन लगाने की जरूरत क्या है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे इम्पैक्ट करती हैं। तो वन साइज फिट्स ऑल वैक्सीन अप्रोच इसने लिमिटेड सक्सेस ही अभी तक अटेन करा है, मतलब उतनी ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं ये म्यूटेट करते रहे विद टाइम, और जो आपकी पिछली वैक्सीन हुआ करती थी वो किसी आगे काम में नहीं आती थी। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजी चाहिए हमें एज पर द डिजीज की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे उसको टैकल करा जा सकता है, उस हिसाब से ही यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो अटेन करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है लैक ऑफ बूस्टर स्ट्रेटेजी। बूस्टर डोज के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना था किसी ने तो कोविड-19 के टाइम पे सभी ने सुन लिया कि बूस्टर डोज भी लगती है। तो बोला गया कि जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, एडोलसेंट हैं, एडल्ट्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसे बूस्टर प्रोग्राम भी चलाने चाहिए जो कि स्ट्रक्चर्ड नहीं है। एज पर अभी की सिचुएशन अगर देखें तो ऐसे बूस्टर डोज वाली भी कुछ चीजें होनी चाहिए। अब आते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनिशिएटिव टेकन। सीधा सा सवाल आता है, या तो आ जाएगा कि क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने उठाए हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, इसके लिए तो बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए हैं, तो एक बढ़िया 250 वर्ड्स का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड जैसे कि मैंने बोला निक्षय पोषण, ये पूछा जा सकता है ये स्कीम पर्टिकुलरली कौन सी बीमारी के लिए लाई गई थी, तो वहां पे आपको याद रह जाएगा कि ट्यूबरक्लोसिस के केस में पड़ी थी। पर ये मेन सेंट्रिक ज्यादा रहेगा, इसको याद कर लेना है एज इट इज। और वो जो आपकी डायरी है जो कि मैजिकल बॉक्स की तरह भी बाद में एक्ट करेगी, उसमें लिख लेना इनको, डिटेल में नहीं लिखना है, सिर्फ हेडिंग ऐड करने हैं, आपको ये याद करने हैं पहले। तो सबसे पहले इनिशिएटिव अगर देखें इंडिया ने क्या क्या उठाए, तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। और इसी के साथ याद रखना जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस अवेयरनेस डे है वो सेलिब्रेट होता है ऑन 24th ऑफ मार्च। 24th ऑफ मार्च। तो सबसे पहले आता है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नाम से पता लग रहा है कि एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि अब कोई भी पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस वाला नहीं आएगा। सबसे पहले आप क्या करते हो, एलिमिनेशन करते हो कि अगर 100 केस आ रहे थे तो ट्राई किया जाएगा कि पहला तो टारगेट यही होता है कि कोई भी केस ना आए, पर ये पॉसिबल नहीं है। और उस केस में सोचा जाता है कि 100 केस अगर आ रहे हैं तो चलो 20 कर भी आ गए तो मतलब अचीवमेंट में उसे हम काउंट कर सकते हैं। पर एलिमिनेशन के बियॉन्ड जब एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड इरेडिकेशन, ये चली जाती है आइडियल सिचुएशन। जैसे स्मॉल पॉक्स एक टाइम पे हुआ करता था तो खत्म हो चुका है तो उसको बोला इरेडिकेट कर दिया गया, मतलब अब उसके केसेस नहीं दिखते हैं आपको। तो पहली जो अप्रोच होती है हमेशा वो किसके ऊपर चलती है, एलिमिनेशन के ऊपर, कि पहले तो केसेस घटाए जाएं। तो इसमें डिटेक्ट करा जाएगा, ट्रीटमेंट करा जाएगा, एलिमिनेट करा जाएगा। कोई भी बीमारी ना फैले उसके लिए सबसे बढ़िया जो अप्रोच रहती है वो है डायग्नोस्टिक, कि आप सर्वे कंडक्ट करवाते रहिए हेल्दी पॉपुलेशन के अंदर। सैंपल कलेक्शन तब होनी चाहिए जब वो बीमारी अभी प्रेवलेंट नहीं थी। अगर कोई भी चेंज दिखाई देता है तो फटाफट से रिसर्च करो। पर ये जो मैंने जितना बोलने में ये इजी लगा उतना ये कॉम्प्लेक्स भी रहता है। रिसर्च करो मतलब पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, आपको बड़े सारे ट्रेनिंग वहां पे हायर करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट बोलेगी जब आएगी तब देखी जाएगी। तो ये वाली अप्रोच जब चलती है तो आप डायग्नोसिस नहीं कर पाते हो इनिशियल स्टेज में। तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, और इसी के तहत हमने बोला था 2025 तक हम एलिमिनेशन कर देंगे, तो वो एलिमिनेशन नहीं हो पाई है। क्रिटिसिज्म भी आया था, ग्लोबल बर्डन भी आपने देखा, ये लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में जैसे आया था 2025 में। तो एनीवेज ये हो जाता है। और जब आया था ये जनवरी के आसपास, क्योंकि मार्च में आप मार्च ही लिखा है ना, हाँ 24th ऑफ मार्च को आप वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस अवेयरनेस डे के दिन भी ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड अपडेट्स पढ़ते हो, तो क्रिटिसाइज भी करा गया। पर हमने देखा कि केसेस के अंदर ड्रॉप भी आ रहा है, पर उस लेवल पे नहीं है कि एलिमिनेट कर दें इस टाइम पर। देन आता है ट्रू नेट। ट्रू नेट में क्या किया जा रहा है, ये ट्रू नेट इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया। इसमें इंडिजिनस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट को प्रमोट किया जा रहा है। अब इंडिजिनस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट, अब लग गया पता आपको, मॉलिक्यूलर लिखा है मतलब मॉलिक्यूलर में भी आप सिर्फ बैक्टीरिया को नहीं देख रहे, वो तो पता लग ही गया कि कौन से वाला बैक्टीरिया है, उसके जेनेटिक मटेरियल को देख रहे हैं जो डीएनए है। तो मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट टेकिंग प्रोसेस भी होता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसमें चाहिए होता है। पर ट्रू नेट इनिशिएटिव में यही बोला गया कि स्पेशली उन एरियाज में जो वल्नरेबल हैं, जहां पे ये केसेस नॉर्मली आते रहते हैं, वहां से शुरुआत करो। जो वल्नरेबल एरिया है वहां पे अगर आप पहले ही डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लोगे तो पता लग जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन में इन्फेक्टेड स्कोप है, कि इतने पेशेंट कल को इमर्ज कर सकते हैं। टाइम से अगर होगा तो टाइम से आप क्या कर सकोगे, ट्रीटमेंट शुरू कर सकोगे, जो भी उसकी थेरेपी चलेगी। इसके बाद एक आता है प्रीवेंट टीबी क्लिनिकल ट्रायल, जो कि अभी बिल्कुल रिसेंट आपने पढ़ा, जिसमें 2 वैक्सीन के एग्जाम्पल भी देखे। वन इज VPM 1002 एंड दूसरा है इम्यून वैक। यहाँ पे आप देखो फेज, जब थर्ड फेज चलता है ना, तो पहले शुरुआत करी जाती है एनिमल्स पे कर लिया, फिर दूसरे नंबर पे जो मतलब डेथ बेड पे होते हैं, जिनका पॉसिबिलिटी रहती है कि डेथ हो सकती है, उनको ले लेते हैं फेज 2 में। फेज 3 में थोड़ा थोड़ा हम फोकस करते हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसके आसपास जो लोग रहते थे, फैमिली मेंबर या जो भी आसपास के रीजन में लोग रह रहे हैं, उन एरियाज में टारगेट किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे 12,700 हाउस होल्ड के कॉन्टेक्ट्स को पिक करा गया फेज 3 के ट्रायल में। हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स का मतलब है वो जो
इन्फेक्टेड पेशेंट था उसी के साथ सेम घर के अंदर रह रहे थे, तो उनको फेज 3 के अंदर टारगेट करा, जहां पे देखा गया कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाली फॉर्म है उसमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखी गई है, यानी कि जो इफेक्टिवनेस है वैक्सीन की वो देखी गई, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है कहीं ना कहीं। VPM 1002 ने कहीं ना कहीं 50.4% एफिकेसी शो करी है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से। अब एफिकेसी अगर देखोगे तो अभी कहां पे लाई कर रहा है, 50.4%, तो इसमें तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते अभी के लिए, तो इसमें अभी और ज्यादा सिग्निफिकेंट ट्रायल्स रिक्वायर्ड होंगे। जब ये कहीं 80% से ऊपर जाते हैं तो उसके बाद यूज में ये एक्चुअल में आती है, तब इसको यूनिवर्सल बनाया जाएगा। सेम जो एज ग्रुप था यहाँ पे 64.6% प्रोटेक्शन देखी गई बच्चों के अंदर जिनकी उम्र 6 से 14 साल की थी, तो बच्चों के केस में ज्यादा एफिकेसी आपको दिखाई दे रही है। एक बताया ओवरऑल 50.4% जिसमें सारे एज ग्रुप के लोग आ गए, और बच्चों का स्पेसिफिक अगर एफिकेसी देखोगे तो 64.6% में ये प्रोटेक्शन देखी गई। इसके बाद ग्लोबल एफर्ट्स क्या क्या लिए गए हैं, ये तो आपने इंडिया के इनिशिएटिव पढ़े, इसके अलावा अभी और भी है जो कि मैं आपको वेडनेसडे वाले सेशन में करवा दूंगी, आपकी परसों क्लास भी रहेगी दोबारा से, तो उसमें हम देख लेंगे कि और क्या क्या इनिशिएटिव है जो ट्यूबरक्लोसिस को लेके, पर ये आर्टिकल भी कंप्लीट है, पहले इतना याद कर लो। इसके बाद ग्लोबल एफर्ट्स क्या क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने NTB स्ट्रेटेजी चला रखी है, जिसमें टारगेट करा है कि 90% रिडक्शन करेंगे हम ट्यूबरक्लोसिस की डेथ्स में, एंड 80% रिडक्शन करेंगे कि ये इंसिडेंसी ना आए, मतलब केस ही सामने ना आए। इसके बाद यूनाइटेड नेशन का हाई लेवल मीटिंग भी हुआ था ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, जिसमें जब भी ऐसे मीटिंग्स होते हैं तो पहला जो डिमांड रहता है दैट इज फंड क्यों बोला गया, क्योंकि जो इन्फेक्शियस कंट्रीज आएंगी वहां पे लो इनकम या फिर मिड इनकम कंट्रीज आपको दिखी, तो फंड भी जनरेट करने पड़ते हैं, और यूनाइटेड नेशन ने बड़े सारे ऐसे एफर्ट चला रखे हैं जहां पे फंडिंग डायग्नोस्टिक और प्रिवेंटिव थेरेपीज के ऊपर फोकस किया जाता है। एंड एक आता है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन पाइपलाइन, यहाँ पे जो भी ऑनगोइंग वैक्सीन ट्रायल्स हैं उनके ऊपर चेक रखा जा रहा है कि और ज्यादा इंप्रूवमेंट ये शो करे, मतलब एफिशिएंसी की तरफ हम जा रहे हैं। इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है, तो एक इंडिजिनस वैक्सीन फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये जो नई वैक्सीन बनाई जा रही हैं जैसे कि VPM 1002 और इम्यूनवेक, और स्पेशली कौन से ग्रुप्स में जल्दी यूज करी जाए जहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ट्यूबरक्लोसिस का भी सेम ही रहता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, पर्टिकुलर एरिया होता है, वहां पे आपको ये ट्यूबरक्लोसिस के केसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। क्यों दिखे, क्योंकि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ही वैसा था, एयरबॉर्न। इसके बाद स्कूल एज बूस्टर कैंपेन्स होनी चाहिए, मतलब जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 14 साल की है उनके लिए ऐसी बूस्टर डोजेज अवेलेबल हो, पर पूरे ट्रायल के साथ। इसके बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट जैसे निक्षेप पोषण योजना, इसके बाद आती है निक्षेप पोषण योजना। नाउ निक्षेप पोषण योजना, पोषण इंडिकेट कर रहा है न्यूट्रिशन, और जब आप पीछे सिम्टम्स वगैरह देख रहे थे तो उसमें लिखा था ना मैल नरिशमेंट की प्रॉब्लम से भी ट्यूबरक्लोसिस के केसेस और ज्यादा सामने आते हैं। तो निक्षेप पोषण योजना ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग आती है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा लगाती है। इसको 2018 में लॉन्च करा गया था कि जो भी पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रहे हैं उनको कुछ न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करा जा सके, ताकि वो खाने पीने की कमी ना आए, इम्यूनिटी को थोड़ा बूस्ट किया जा सके, तो एक फूड सपोर्ट के लिए ये स्कीम आई थी, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। एडवांस डायग्नोस्टिक होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर स्क्रीनिंग पहले ही कर दो, मतलब केस आए इससे पहले ही आपकी ये मॉलिक्यूलर स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। एंड दूसरा पोर्टेबल डायग्नोस्टिक टूल्स भी होने चाहिए, ये ना आप बोलें कि किसी जगह पे केस आ जाता है सामने और शायद वहां पे कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, तो आपके पास पोर्टेबल डायग्नोस्टिक किट्स भी होनी चाहिए। जैसे फॉरेंसिक्स में आपने सुना होगा जब कोई क्राइम सीन होता है तो वहीं पे जो किट्स होती हैं वो साथ में लेके जाते हैं, तो वो पोर्टेबल बनाई गई हैं, साइज छोटा किया गया है। इतना बड़ा इंफ्रारेड जो पूरा का पूरा वो एपरेटस होता है उसके लिए तो एक कमरा रिक्वायर्ड होता है, उसको उठा के नहीं जा सकते आप, तो पोर्टेबल किट्स भी बनाई जाती हैं कि एटलीस्ट वहां पे हम फटाफट से डायग्नोसिस कर सके। चलो वो फोरेंसिक का एग्जाम्पल था, सेम फॉर द ट्यूबरक्लोसिस की आप पहले ये मॉलिक्यूलर किट्स छोटे साइज की बनाए ताकि उनको पोर्ट करा जा सके। इसके बाद मल्टी वैक्सीन अप्रोच, जैसे कि शुरू में देखा कि हम ट्राई कर रहे थे कि एक ही वैक्सीन सारी डिजीज के ऊपर काम कर जाए, पर जो डिजीज के पैटर्न है और जो उनको कॉज करते हैं, कॉजेटिव एजेंट है, उनके पैटर्न अब चेंज कर चुके हैं, वही म्यूटेट कर जाते हैं, तो वो वाली अप्रोच हमें बहुत कम सक्सेस प्रोवाइड कर पाई है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैक्सीन को कंबाइन कर सकते हो या फिर मल्टीपल वैक्सीन बना सकते हो। और आने वाले टाइम में आप देखोगे डिजीज की पहले तो ग्रुपिंग्स होंगी, उसके बाद कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपने सुना, इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे भी होता है जो लेप्रोसी को कॉज करता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, जीनस तो सेम है पर उनकी जो स्पीशी है वो डिफरेंट है, तो मतलब आप एक ही टाइप ऑफ वैक्सीन नहीं यूज कर सकते। तो आने वाले टाइम में यही रहेगा, या तो ये मल्टीपल वैक्सीन को कंबाइन करेंगे या फिर डिफरेंट एज ग्रुप और डिफरेंट डिजीज के हिसाब से ही वैक्सीन को बनाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा प्रेगमेटिक अप्रोच भी रहेगी। डन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है,
ये साइंस एंड टेक में साइंस वाला जो पार्ट रहता है वहां पे डिजीज में आप देखते हो। एंड दूसरा जो पार्ट रहता है आपका इंडियन सोसाइटी का, उसमें लिखा होता है इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स इमर्ज करती हैं, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में क्यों ऐड करा इसे, आपने देखा सोसाइटी भी इम्पैक्ट हुई, ना सिर्फ एक पेशेंट इम्पैक्ट हुआ, पूरा का पूरा जो एरिया में लोग रह रहे थे वो भी इम्पैक्ट हुए।